नमस्कार एवरीवन। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। देखिए क्लास 9th के मैथमेटिक्स का एक पेपर सोल्व करते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और 16 क्वेश्चन अप्रोक्स हमारे पास सब्जेक्टिव हैं। सो काफ़ी एक पूरा का पूरा पेपर में सोल्व कर रहा हूँ। सो कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे नहीं अटैम्प्ट करना, वो सब देखिएगा आप, और साथ में अपने सोल्यूशन को भी चेक करते रहिएगा कि आपने सही किया है नहीं किया है। ठीक है, जिस बच्चे ने भी पेपर नहीं किया है तो पहले प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें और फिर आप अपने आंसर्स को मैच करिए। ठीक है, सो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा सा स्पीडली पकड़ेंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी लेंथी पेपर है। सो रूट 2 इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। देखिए हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। पोलिनोमियल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो हमारे पास एक पोलिनोमियल होता है। पहली चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है पहले भी। सो रूट 2 है तो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो x की पावर 0 लिख दूँ। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री कितनी हुई? 0 डिग्री हुई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 तो हमारे पास ये रूट 2 ही बचता है। किसी भी कॉन्स्टेंट के साथ हम ये रखेंगे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी फ्रॉम द x एक्सिस। सपोज करो हमारे पास एक x एक्सिस ये है, एक y एक्सिस ये है, और मैंने कहा a पॉइंट हमारे पास सपोज करो ये वाला है और बी पॉइंट हमारे पास ये वाला है। तो हमारे पास एक पॉइंट डिनोट हो गया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ हमारे पास? ए बी। लेकिन क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? देखो बच्चे ये डिस्टेंस होगा हमारे पास, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? बी ही तो है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? बी यूनिट हमारे पास। इसका आंसर करेक्ट होगा क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पूछा है तो दिस डिस्टेंस विल बी बी। सो आंसर इज बी। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो देन द ट्राइंगल इज। देखिए ट्राइंगल में हमारे पास हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। सो आई कैन से दैट लेट्स से जो रेशियो है वो एक्स में मान लेता हूँ। तो 5x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180। एक्स हमारे पास कोई भी एक रेशियो है जो कि हमारे पास इक्वली डिवाइडेड हो रहा है। रेशियो हमारे पास जो होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। तो ठीक है, तो 5 और 3 8, 8 और 7 15। सो 15x इज इक्वल्स टू 180 एंड x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 15। सो जब इसको कट करेंगे तो 15 1 जा 15, 3 0 15 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12। बोल रहे देन द ट्राइंगल इज। हमारे पास रेशियो क्या थी? 5:3:7। तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, क्योंकि हमारे पास रेशियो क्या थे? 5x 3x and 7x. So multiply 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 and 12 7 जा 12 5 जा 60, 6 70 20 84। तो हमारे पास ये एंगल्स हो गए। क्या हमें दिख रहे हैं कि ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है? सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है। इट मीन्स इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो हम क्या कह देंगे इसको? दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? इरेशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म भी ना हो और जो हमारे पास रिपीट भी ना हो। नॉन रिपीटिंग, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ रूट 5, मैंने आपको एग्जांपल दिया रूट 2, दीज आर इरेशनल नंबर। लेकिन रूट 9 हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू 3 होती है। इसको सोल्व करते हैं अब हम। सो रूट 4 इज हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 एंड रूट 9 हमारे पास कितना हो जाएगा? 3। और इसको हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। क्या कि हमारे पास ये क्या बन रहा है? ये हमारे पास बन रहा है 0.36 जा 18, 36 जा 18 और डैश 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 चलता रहेगा। मतलब रिपीटिंग हो रही है वैल्यू हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। रूट 12 अपॉन रूट 3। देखिए रूट 12 अपॉन में रूट 3 का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि रूट 4, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 12/3। ये हमारे पास बन जाएगा रूट 4। रूट 4 की वैल्यू होती है 2 और 2 हमारे पास होता है रैशनल नंबर। रूट 7, यस रूट 7 हमारे पास क्या है? एक इररेशनल नंबर है। रूट 7 हमारे पास क्या है? एक इररेशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल? देखिए फोर्थ क्वेश्चन में जो आपका डी ऑप्शन है प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा। वो रूट 81 है। इट मीन्स 81 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 9 होगी। तो हमारे पास ये नंबर कौन सा बन जाएगा? रैशनल बन जाएगा। ठीक है, तो आप पहले रूट 3 था बट इसको करेक्ट किया गया है तो रूट 81 है। तो हमारे पास ये नंबर क्या होगा? रैशनल होगा। देखिए बच्चे मैं आपको इरेशनल और रैशनल पर एक वीडियो बना चुका हूँ। रैशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है ना तो हमारे पास सारे के सारे रैशनल नंबर। जैसे मैंने कहा रूट 25, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। मैंने कहा रूट 16, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। बट अगर आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया रूट 2, इसकी वैल्यू 1.414 डैश 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 है ना, रूट 3 1.732, रूट 5,
तो जितने भी हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज होंगी उनको क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी अपने सॉल्यूशन को देख सकें। ठीक है, सभी हर एक क्वेश्चन को चेक करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चन हैं हमारे पास जब हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आपके 9th क्लास के एग्जाम के हिसाब से। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए इसके अंदर जो सी ऑप्शन है इसको करेक्ट करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 रखा गया। ठीक है, पहले ये ऑप्शन था, इसको डिलीट करके ये ऑप्शन आपके पास, तो सी ऑप्शन इज दिस वन। बोल रहा है कि 5 और 2, मतलब आप इस इक्वेशन में 5 और 2 डालोगे, x की जगह 5 y की जगह 2, तो हमारे पास बैलेंस होना चाहिए इक्वेशन। सो यहाँ पे 5 डालिए, देखो y माइनस एक्स मीन्स y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो 2 माइनस 5 है तो -3 हो रहा है, बट इधर हमारे पास 0 है। सो इट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 5 डालिएगा x की जगह, y की जगह 2 डालेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, यहाँ पे 0 है, तो इट मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं करने वाली। थर्ड में डालते हैं, x की जगह 5 डालिएगा, y की जगह 2, तो 5 और 2 7, यस इट इज़ करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज़ द 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको मॉडिफाई किया गया है, पहले ऑप्शन में ये था। सो सी जिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, ये हमारे पास एक करेक्ट आंसर है। अब ऑब्वियसली जब सी इसमें जब हो चुका है तो डी ऑप्शन नहीं होने वाला हमारे पास, तो -5 प्लस 2 टू द 4 ये हो गया हमारे पास -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो क्वेश्चन का लेवल आपको दिख रहा है कि काफ़ी ईजी है। लेकिन सब्जेक्टिव जो पेपर करने वाले हैं उसमें अब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, प्लीज़ उनको ध्यान से करिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जो रेड बटन है उस पर क्लिक करना, क्लिक ज़रूर करें सब्सक्राइब पर, तो आपको 9th क्लास की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर प्लीज़ आप इस चैप्टर पर वीडियो बनाइएगा, मैं आपको उस चैप्टर पर वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोल रहा है कि रूट, देखो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करने हैं, अब या तो बाहर से चलते हुए चलो या अंदर से चलते हुए चलो, जैसे आपकी इच्छा करें। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब हुआ हमारे पास 1/4। देखो ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास रूट के ऊपर छोटा सा 4 लिखा हुआ ना, इसका मतलब हुआ 1/4। अच्छा चलो इसको हम अगले स्टेप में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर तो अभी लिखा ही हुआ है, तो इसको तो हम 4 ही कर देते हैं। 3 एज इट इज़, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, अच्छा ये 4 है, अभी इसको भूल जाओ, ये 3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास 1/3, और ये हमारे पास 1/4 पहले से ही था, यस और नो, तो हमारे पास कितना हो गया 4 की पावर 1/3। देखो पावर अगर ब्रैकेट्स में है, जो पावर हमारे पास ये वाली मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, सो 4 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/12। लेकिन 4 को भी तो सोल्व कर सकते हैं ना हम, सो 4 को मतलब 2 की पावर 2 की पावर 1/12, सो 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना बन गया हमारे पास 2 की पावर 1/6। ठीक है ना, पहले हमने 1/4 किया, पहले हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया जो आपको अब दिख रहा है, इस रूट में 4 को। आप जानते हो इस चीज़ों को कि रूट में अगर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 1/4। देखो दोनों में डिफरेंस है, एक हमारे पास एक हमारे पास सपोज करो ये नंबर है 4 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर छोटा सा 4 लिखोगे इसकी पीक पर, यहाँ पर जो रूट है, तो इसका मतलब होता है 1/4। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट इज 2l। देखिए आपके पास जो कोन होता है, मैंने एक वीडियो दे रखी है आप लोगों को, इसमें सभी चीज़ों के सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कोन सब कुछ बता रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, क्या मैं कह दूं कि πr/l, कितना एरिया हो जाएगा हमारे पास इसका πr/l, लेकिन cs से होगा। अच्छा टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो ts से क्या हो जाएगा हमारे पास πr/l। अगर मैं सिंपल बात करूँ तो देखिए, अब इसको ना कुछ अलग तरीके से ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये हमारे पास सपोज r है, ये हमारे पास h है, ये हमारे पास कैपिटल है, सो πr/l प्लस में πr², ये हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया। πr/l हमारे पास जब कोन को साइड में से देखेंगे, और πr² जब हम कोन को नीचे से देखेंगे तो πr² सर्कल दिखेगा। लेकिन बोल रहा है कि रेडियस r नहीं r/2 है, छोटा r/2, तो ये r की जगह हम r/2 पुट करेंगे, और स्लॉन्ट हाइट जो हमारे पास l है उसकी वैल्यू हमारे पास, जो कैपिटल L है उसकी वैल्यू हमारे पास 2l है, तो पुट कर देंगे। तो पाई r की जगह क्या पुट करेंगे r/2, L की जगह क्या पुट करेंगे हम 2l स्मॉल l प्लस पाई r² मीन्स r/2 का होल स्क्वायर। बस अपने तरीके से चीज़ों को
करना है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा हमारे पास पाई आर एल, और पाई आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, पाई कॉमन निकल रहा है, आर भी तो कॉमन निकल रहा है, तो आर भी कॉमन निकाल दीजिए। तो क्या बच गया, एल प्लस एक आर बाहर जा चुका है, एक आर यहाँ बच गया, तो एल प्लस आर बाई 4। पाई आर, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो पाई आर एल प्लस आर बाई 4। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बोल रहे द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 हैज़। जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर आपने वैल्यू डाली और आपके पास अलग वैल्यू मिली तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखते हैं सॉल्यूशन क्या बनता है। सपोज मैंने कहा कि x इज इक्वल टू आप 0 डाल दीजिए, तो y कितना मिलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इसके सॉल्यूशन को इधर देखिएगा। अब आप सपोज आपने 0 डाला, देखो 2 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 7, तो 0 बन गया। तो माइनस 5y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, माइनस 7/5, क्योंकि 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो माइनस 7/, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना 5, तो y की वैल्यू हो गई माइनस 7/5। चलो x की वैल्यू हम 1 भी डाल के देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 2 इंटू 1 माइनस 5y इज इक्वल टू 7, सो 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 7। सो क्या मैं कह दूं कि ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 2, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 5, एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5, इट मीन्स -1। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ऐसे ही आप एक पॉइंट पर लेना चाहो तो एक पॉइंट और ले लीजिए। जब 2 लोगे तो 2 टू ज़ा 4, 7, जब ये 4 उधर जाएगा तो 7 में से 4 गया 3, सो 3 को डिवाइड करेंगे -5 से, तो 5y की वैल्यू आ जाएगी -3/5। देखो हमारे पास सभी वैल्यूज़ पर अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब जब आप ग्राफ में प्लॉट करना चाहोगे तो हमारे पास सभी में, देखो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो हमारे पास तीनों अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 0 -7/5 नंबर 1 कोऑर्डिनेट, नंबर 2 कोऑर्डिनेट 1 और -1, नंबर 3 कोऑर्डिनेट दिस 1। तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि हमें हर x की वैल्यू पर एक अलग y की वैल्यू मिल रही है। सो हम इसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। नो पॉइंट 0 -7 लाई, देखो आप जानते हो कि कोई भी कोऑर्डिनेट जब हम ड्रॉ करते हैं तो पहले x की वैल्यू आती है, फिर हमारे पास y की वैल्यू आती है। सो अगर मैंने इसको प्लॉट किया तो x की वैल्यू क्या है, 0, y की वैल्यू क्या है, -7। आप जानते हो ये हमारे पास x एक्सिस होती है, ये हमारे पास y एक्सिस होती है, ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस होती है, और ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस होती है। लेकिन x की वैल्यू 0 है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, -7। देखिए -7 सपोज करो हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर है, ये हमारे पास माइनस है, क्योंकि नेगेटिव वाई है ना, यहाँ पे 0 स्टार्ट होगा, 0 -1 -2 -3 इस तरीके से, तो -7 यहाँ पर आ रहा है। तो बोल रहा है कि -7 कहाँ पर लाई करेगा, तो -y हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पर लाई करेगा। क्या x एक्सिस पर लाई कर रहा है, नहीं। क्या सेकंड क्वाड्रेंट, देखो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं। ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी लाई नहीं कर रहा, तो हमारे पास किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पूरी वाई एक्सिस है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, देखिए जीरो बच्चे वो होता है अगर इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू डालूं ताकि हमारे पास जीरो बन जाए। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल, देखिए ये 5 उधर गया तो -5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, -5/2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, -5/2। देखिए मुझे 12 मिनट तो लगे हैं आपको बताने में, वरना सोल्व करने बैठोगे तो हार्डली 7 to 8 मिनट्स में हो जाएंगे क्वेश्चंस। ना क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा अब इन क्वेश्चंस को मैं पेजेस पे सोल्व करने वाला हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा पहले क्या बोल रहा है। बोल रहे रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, देखो एक्चुअली इसे डिनोमिनेटर है, इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। डोमिनेटर्स ऑफ 1/√5 + √2। सो हमारे पास 1/√5 + √2 को आपको रैशनलाइजिंग करना है, ठीक है, 1/√5 + √2 को। तो हम कर देते हैं, देखिएगा 1/√5 + √2, हमारे पास जो भी टर्म है इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो रैशनलाइजिंग का मतलब होता है बच्चे कि आपके पास टर्म वही रहनी चाहिए, अगर ये कटेगा तो वही टर्म रहनी चाहिए, टर्म मत बदल देना गलती से भी, यस और नो। सो जब ब्रैकेट्स भी लगा देना ताकि ब्रैकेट से हमारे पास दिक्कत नहीं होगी। तो √5 - √2 डिवाइडेड बाई, ये देखो किसका काम कर रहा है, a + b
a माइनस बी, तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा, एक फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। कौन सा फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने सारे फॉर्मूलाज पर एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ आप कभी भी एग्जाम देने जाओ तो 9th क्लास में हो तो 9th क्लास के वाले फॉर्मूलाज देखिएगा। जब अगले साल 10th क्लास में होंगे तो 10th क्लास पर मैंने सारे फॉर्मूलाज चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक सारे फॉर्मूलाज मैंने एक वीडियो में डाले हुए हैं, क्योंकि वो फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेंगे जब एग्जाम देंगे तो आप। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास? √5 माइनस √2। देखो √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2। आप ये चीज़ें जानते हो ना कि √5 का स्क्वायर 5 क्यों होता है? क्योंकि बच्चे 5 रूट का मतलब होता है 1/2 और इसकी पावर हमारे पास 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, 5 ही बचता है। ठीक है, या फिर इसको हम √5 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? √5 मल्टीप्लाई बाई √5, और √5 हमारे पास पावर हाफ ऐड हो जाती है, 1 बन जाती है, तो 5 ही बन जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? √5 अपॉन में √5 माइनस √2 अपॉन में 3। तो आफ्टर रैशनलाइजिंग हमारे पास ये आंसर आ गया। यस और नो, इसके बाद आपको सोल्व नहीं करना है। सो क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर देते हैं। बोल रहा है फाइंड 32। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5 है ना, दिस इज 2/5। सो इट मीन्स वॉट कि आपको पहले 32 करना सोल्व पड़ेगा। देखो 32 इज नथिंग एल्स बट इट इज 2 to the power 5। 32 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करना है। कैसे निकालोगे आप? 32 को ऐसे सोल्व करेंगे है ना, 2 16 जा, फिर 2 8 जा, फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सो 2 हमारे पास 4 जा, 2 हमारे पास 2 जा, तो देखो कितने 2 आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास इस चीज़ को कैसे लिखेंगे हम? 2 to the power 5। सो 32 को लिखा 2 to the power 5। ऊपर हमारे पास पावर कितनी है? 2/5। देखो जब हमारे पास पावर ऐसे हो, बीच में ब्रैकेट हो, तो ये पावर हमारे पास बच्चे मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 इंटू में 2 to the power 5, 2/5। सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास? 2 to the power ओनली 2 बचा। इट मीन्स हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 4। सो 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आप फर्स्ट क्वेश्चन का इतना आंसर, सेकंड क्वेश्चन का इतना आंसर, सॉरी 11th एंड 12th का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक पेपर का जो लेवल है वो आपके इस साल काफ़ी नॉर्मल रहने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोल रहा है फाइंड P0 एंड P2 फॉर द पोलिनोमियल Py। देखिए आपके पास बच्चे एक पोलिनोमियल इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। बोल रहा है आपको P0 निकालना है, मतलब आपके पास जो y की वैल्यू है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? P0, मतलब पॉलिनोमियल में जब आपने 0 डाला। और मैं बता चुका हूँ पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जब हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स जाननी है तो प्लीज़ आप बाकी लेक्चर्स फॉलो कीजिएगा, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। बोल रहे P2 भी निकाल दीजिए। अभी 14th क्वेश्चन नहीं, पहले P2 निकाल दो। सो P2 निकाल देते हैं यहाँ पर। सो P2 निकाल देते हैं। देखिए तो देखो इक्वेशन तो हमारे पास ये वाली है। सो 2 y की जगह क्या पुट करना है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 to the स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। सो हमारे पास P2 भी निकल गया। कितना आ गया P2 हमारे पास? 3 आ गया। जो भी आंसर है इसको बॉक्स में बना दो। यस और नो। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखिए पहले मैं अगर बता दूं कि आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है और वो भी 2 वेरिएबल्स के अंदर है। सो कैन आई से दैट व्हाट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के लिए फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देखो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये तो 0 बन गया, प्लस y इज इक्वल टू 7। जब y में 0 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात है 0, तो हमारे पास 7 बन गया। सो इट मीन्स वॉट, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बना? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। देखो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं,
और यही हमारे पास सॉल्यूशन है, हम लास्ट में लिखेंगे इसको। अच्छा, अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो x इक्वल टू 0 लिया, अब x इक्वल टू 1 ले लीजिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7 में से देखो ये 2 उधर जाएगा तो बच्चे माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट बन गया, जब x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जा रही है। ये सेकेंड सोल्यूशन हो गया। हमसे बोला गया 4 सॉल्यूशंस। सो सोल्यूशन नंबर 3, जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो 2 पुट करते हैं यहाँ पे, देखो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 2 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि 7 में से 4 माइनस चला गया तो 3 बन गया। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारे पास 2 और 3। अरे बोलो यस और नो, समझ में आ रही है बातें। देखो क्वेश्चन के लेवल आपको सिंपल हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट करके कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। और जिस बच्चे ने भी एग्ज़ाम दिया है तो मुझे भी बताना कि आपके कितने मार्क्स स्कोर आने वाले हैं, कितने मार्क्स स्कोर कर आ रहे हैं आपके, ठीक है, आफ्टर मैचिंग द सॉल्यूशन। सो x इज इक्वल टू 3, तो 3 डालो यहाँ पर, जो देखो 3 डाला यहाँ पे, 3 2 6 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो कैन आई से दैट कि y की वैल्यू हमारे पास 6 को उधर जाएगा तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 हो गया। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, जब 3 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि 4 सॉल्यूशंस आर। देखो बच्चे एग्जाम में ना पेपर को तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, यूँ नहीं कि बस हाँ बस सोल्व किया काम खत्म, इतना सोल्व किया नहीं, पेपर को ढंग से 0 7 1 5 2 3 और 3 1। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास आंसर चेंज भी हो सकता है। किसी बच्चे ने सपोज 4 पुट किया है तो 4 पुट करेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, 5 पुट करेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी। तो अगर आपने कुछ और वैल्यू पुट की और आपका आंसर कुछ और आया तो प्लीज़ डरना नहीं है, आंसर ये भी सही है और जो कुछ और पुट करेंगे तो वो भी आंसर सही है। Yes or no? So now move to the question number next, that is question number 15th। देखिए क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे पढ़ते हैं, दोनों पार्ट करेंगे, डो नॉट वरी अबाउट दैट। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। देखो एक्स वाई जेड, तो पहले चीज़ ध्यान में क्या रखना है कि आपको एक्स वाई जेड कोई भी अगर एंगल बना रहे हो तो उसको प्लीज़ सीक्वेंस में रखो, या तो एक्स वाई जेड ऐसे रखो या फिर एक्स वाई और जेड, यूँ मत कर देना एक्स इसको रखा, वाई इसको रखा, जेड इसको रखा, ये गलत पैटर्न है। सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूँ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये गलत पैटर्न है। आपके पास सीक्वेंसली गिवन है ना एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो प्लीज़ बच्चे आप इसको सीक्वेंस में बनाना, एक्स वाई जेड। अगर आप ऐसे बनाते कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, तो भी करेक्ट है क्योंकि सीक्वेंस में है। देखो जरा, ये भी करेक्ट है, बट दिस वन इज रॉन्ग। ओके, दिस वन इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एक्स। सो एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, एक्स वाई जेड हमारे पास 64 डिग्री गिवन है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पे, देखो हमने एक तो अगर इस तरफ ले गए तो हो जाएगा वाई एक्स को एक्सटेंड किया है, बट हमें किधर ले जाना है, एक्स वाई को एक्सटेंड करना है। तो एक्स पहले आ रहा है, वाई बाद में आ रहा है, तो एक्स वाई की तरफ जाएंगे फिर आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे जाएंगे पी की तरफ, पी तक। बच्चे क्या करते हैं काफ़ी कि वाई एक्स को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। देखो बच्चे, अगर आपने इसको इधर एक्सटेंड कर दिया ना तो आपने एक्स वाई को नहीं, वाई एक्स को एक्सटेंड किया है। समझ पा रहे हो मेरी बात, गलतियाँ यहाँ पे होती हैं छोटी छोटी। सो हमने पी तक एक्सटेंड कर दिया, मेक ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन हमने बना दिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, देखो जेड वाई पी को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मीन्स बिल्कुल इक्वली, तो हमारे पास कौन सी रे है वो वाई क्यू, तो वाई से जा रही है और ये हमारे पास क्यू तक जा रही है। और इक्वली बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल जितना उतना ये एंगल, दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू हमें एक तो ये एंगल निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंगल निकालना है, और एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, सो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा। अब एक बात सोचिएगा, क्या मैं कह दूं कि देखो आप पूरा पेपर का पैटर्न तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो क्या मैं कह दूं कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड हमारे पास 64 डिग्री है, और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होने वाला है। कौन से एंगल, चलो पहले मैं लेट मान लेता हूँ, लेट कि एंगल जेड वाई क्यू, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ,
एंगल जेड वाई क्यू को हमने क्या मान लिया, एक्स डिग्री मान लिया। सो वी नो दैट स्ट्रेट लाइन हमारे पास लिख दो, ये दो चीज़ें पता है लिख दो। स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, straight line makes an angle of 180 degree. So can I say that what xyz, angle xyz plus zyq plus qyp, ये सारे के सारे एंगल हमारे पास क्या हो गए, 180 डिग्री हो गया नहीं हो गया। देखो मैंने ये वाला एंगल कहा, ये वाला एंगल कहा और ये वाला एंगल, तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर। एंगल एक्स वाई जेड हमारे पास कितना डिग्री है, 64 डिग्री है। प्लस जेड वाई क्यू हमने क्या एंगल माना हुआ है, एक्स, और जब ये एक्स तो ये भी तो हमारे पास एक्स होगा, क्योंकि दोनों एंगल हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्यू वाई पी एंगल हमारे पास बराबर है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मैंने वही बात लिखी है। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो कैन आई से दैट 64 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि x और x हमारे पास 2x होता है। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64। सो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 17 में से 6 गया तो 11, तो 116 डिग्री। लेकिन हमें तो x चाहिए, तो हमारे पास 116 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 58 डिग्री, है ना। 2 5 जा फिर 1 8, तो मतलब हमारे पास x की वैल्यू 58 डिग्री आ रही है। बट क्या हमसे x पूछा है, नहीं बच्चे, हमसे x नहीं पूछा, हमसे पूछा है पहले चीज़ फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। सो एक्स वाई क्यू, सो क्या मैं कह दूँ कि हमारे पास जो एंगल एक्स वाई क्यू है वो नथिंग एल्स बट एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू है। बोलो हाँ या ना। देखो एक्स वाई क्यू तो मतलब हमसे ये एंगल पूछा गया है, तो 64 प्लस एक्स, सिंपल। तो 64 प्लस एक्स एंड इज इक्वल टू वॉट, 64 प्लस 58 डिग्री। तो इसको सोल्व कर दीजिए आप, 8 और 4 12, 2 कैरी 1, 7 और 5 12, तो 122 डिग्री आ गया हमारे पास। कौन सा एंगल, कौन सा एंगल आ गया हमारे पास, दिस वन, एक्स वाई क्यू। अब सेकेंड पार्ट पूछ रहा है आपसे क्या कि एंगल क्यू वाई पी, वो भी रिफ्लेक्स एंगल, देखिएगा। सो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, सो कैन आई से दैट कि हमारे पास देखो पहले क्यू वाई पी एंगल कौन सा, देखो क्यू वाई पी एंगल हमारे पास है एक्स, लेकिन बच्चे रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो हमारे पास 180 से बड़ा और 360 से छोटा। मतलब कुछ नहीं, आपसे यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा एंगल पूछा गया है, मतलब 360 में से आप x को माइनस कर दीजिए, वही हमारे पास रिफ्लेक्स है। देखो ये ब्लू लाइन जा रही है, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक रिफ्लेक्स एंगल देगा, यस और नो, ठीक है। सो कैन आई से दैट कि 360 में से x को माइनस कर देंगे। सो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या, समझ पा रहे हो ना। देखो क्यू वाई पी हमारे पास x एंगल है, लेकिन हमसे बोला रिफ्लेक्स, तो 360 में से अगर इस पार्ट को हटा दूं तो देखो ये ब्लू वाला लाइन जो दिख रही है अब आपको, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्स है। सो इट मीन्स वॉट, 360 डिग्री में से x को माइनस कर दो। सो 360 माइनस x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 58 डिग्री। सो जब माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, और जब 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, तो 302 डिग्री आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। दिस इज फर्स्ट पार्ट आंसर, सेकेंड पार्ट आंसर। नाउ मूव टू द, आई थिंक सो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, बट जिस बच्चे का करेक्ट नहीं है प्लीज़ आप अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा अब आप, सेकंड पार्ट, मतलब ये तो हो गया, इसको देखते हैं। बोल रहा था टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज, फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹25। देखो जो अब सपोज करो हमारे पास एक टैक्सी है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th में भी आता है। देखो ये हमारे पास एक टैक्सी है, अच्छी बनी है, सुनो मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना, यहाँ पे आप बैठे हो। सो फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹25। सपोज करो यहाँ से रोड स्टार्ट होता है हमारे पास, और बोल रहा है कि यहाँ तक हमारे पास रोड जा रहा है। क्वेश्चन को ना कभी भी अगर जो क्वेश्चन मुश्किल लगे ना, प्लीज़ आप उसको फिजिकली आप उसको अपीयरेंस करने की कोशिश करो, मतलब फिजिकली सोल्व करने की कोशिश करो। सपोज आप वहीं हो, फर्स्ट किलोमीटर फॉर द रुपीज़ इज फेयर इज ₹25। सपोज यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर है, तो ये हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर, इसमें हमारे पास ₹25 लग रहे हैं। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹14 पर किलोमीटर। बोल रहा है बाकी जितने भी किलोमीटर, सब यहाँ पे भी 1 किलोमीटर होगा,
यहाँ पे भी 1 किलोमीटर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास रोड आगे चलता जा रहा है और हर किलोमीटर पर पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये, लेकिन बाकी जो किलोमीटर हो गए उन सभी किलोमीटर्स के लिए हमारे पास 14 रुपीज़ लग रहे हैं। 14 रुपीज़ एंड चलता जाएगा। कब तक वो देखते हैं। 14 किलोमीटर टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए पर्सन इज x किलोमीटर। बोल रहे हैं आपके पास डिस्टेंस इज ₹14 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए पर्सन इज x किलोमीटर। डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है ना एक पर्सन से, वो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड फेयर इज ₹y, और वो कितने रुपए फेयर दे रहा है, मतलब कि टोटल कितने रुपए दे रहा है, वो y रुपीज़ दे रहा है। समझ पा रहे हो? देखो क्वेश्चन को समझो बच्चे। सपोज करो मेरे पास ये रोड यहाँ तक ही है, सपोज करो लेट्स से दिस रोड इज अप टू हेयर, और ये भी हमारे पास 1 किलोमीटर के 14 रुपये दे रहा है। वो कह रहा है कि ये जो बंदा है ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर्सन इज x किलोमीटर कवर कर रहा है ना। देखो बोला है उसने कि x किलोमीटर, और जो टोटल किराया दे रहा है ना वो हमारे पास दे रहा है y रुपीज़। टोटल किराया जो दे रहा है, सपोज आप अपने रेवाड़ी से दिल्ली गए, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास जितना भी है, ये टोटल y रुपये किराया दिया उसने, दिया सपोज करो 1000 रुपीज़। तो पहले किलोमीटर के लिए अलग, बाकी सब के लिए 14 रुपये के हिसाब से। तो इस तरीके से देन राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो क्वेश्चन को समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज दिक्कत होने वाली है। तो अगर ये 1 किलोमीटर है, सुनो मेरी बात, अगर बच्चे ये हमारे पास 1 किलोमीटर है तो ये कितना डिस्टेंस हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास x में से 1 को माइनस कर दो। देखो बच्चे क्या कह रहा हूँ, ये हमारे पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये पूरा x है, तो x में से अगर 1 को माइनस कर दूँ तो कितना बन जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 किलोमीटर। बोलो यस और नो। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपये, तो क्या मैं कह दूँ कि 25 इंटू में 1 प्लस 14 रुपीज़ 1 किलोमीटर का। देखो 1 किलोमीटर के लिए लग रहा है 14 रुपये, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना लग जाएगा हमारे पास, 14 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 किलोमीटर के लिए कितना लग जाएगा हमारे पास, 14 मल्टीप्लाई बाई 3। बट हमारे पास कितने किलोमीटर हैं, x माइनस 1 किलोमीटर, मतलब 14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 1 से। जैसे 1 को 14, 2 किलोमीटर के लिए 14 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली दोनों तरफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन को समझो, हमने क्या किया, 14 इंटू में x माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन बनी, और बोल रहा है जो टोटल किराया लग रहा है ना, ये हमारे पास y रुपीज़ लग रहा है। बोलो समझ में आई या नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो 25 प्लस 14 को जब x से किया तो 14x माइनस का 14 इज इक्वल्स टू y। सो कैन आई से दैट कि 25 प्लस 14x, इसको y को उधर ले आओ, इस 14 को उधर ले जाओ, ठीक है, y को उधर ले आया, इसको उधर ले गया, इस स्टेप में कर देंगे 14x माइनस वाई, तो 14 इस 25 को भी उधर ले जाओ तो माइनस 25। सो कैन आई से दैट 14x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 11, है ना, 14 में से 25 गए तो माइनस के 11। सो अब हम इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बना देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये बनाएंगे टेबल छोटा सा x और y। सो देखिएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आ रही है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब x को 0 रखोगे, देखो इसको इधर देखो, ये रफली वर्क है ना, ये सारा रफली वर्क है। जब x को 0 रखोगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 11, तो 0 बन गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 11, तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 11, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11। अब जब y की वैल्यू आप 1, x की वैल्यू 1 रखोगे तब क्या आएगा, या तो एक काम करो, आप y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, देखो कितना आएगा, तो 14x माइनस वाई की वैल्यू 0 रखी इज इक्वल टू माइनस 11, तो 14x इज इक्वल टू माइनस 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 11 बाई 14। ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यस और नो। तो आप इसकी जगह कुछ ऐसी वैल्यू डालने की कोशिश करो जो हमारे पास सिंपली सोल्व हो सके। देखो 1 डालेंगे तो माइनस 11 प्लस 1 बनेगा, तो हमारे पास माइनस 10 बनेगा। 2 डालेंगे तब भी, माइनस 3 डालोगे तो क्या बनेगा, माइनस 11 प्लस 3 मतलब माइनस 8, ये भी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो माइनस 4 डालेंगे, तो इस तरीके से देखो चेक करते रहो, क्योंकि समझो मेरी बात क्या कह रहा हूँ बच्चे, 14x है तो माइनस 11 प्लस वाई की जगह ऐसी वैल्यू डालो ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब यहाँ पे 7 बन जाए। तो 7 कब बनेगा, जब यहाँ पे 4 डालोगे, तो माइनस 11 प्लस 4 कितना बन गया, माइनस 7। देखो बच्चे सुनो,
मैंने y की जगह 4 डाला तो ये बन गया -7, तो 14x। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास -7/14, मतलब थोड़ा सा इजी पॉइंट बन गया -1/2, मतलब आधा। तो ये थोड़ा सा इजी स्टेप था, तो हमें ऐसी वैल्यू डालनी पड़ती है जाकि हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमने डाला क्या डाला, y की जगह डाला हमने 4, y की जगह हमने डाला 4, x मिला हमें -1/2। तो इसको हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। इसमें बोला है ना कि ड्रॉ द ग्राफ, देखिएगा ये ड्रॉ कर देंगे हम ग्राफ को। ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव और ये हमारे पास नेगेटिव y, 0 और -1/2 तक जा रहे हैं। तो हमारे पास x एक्सिस में -1/2 तक जा रहे हैं और y एक्सिस में देखो 11 तक जा रहे हैं, 4 और 11। तो आप यूँ नहीं कि 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, है ना। तो 4 का टेबल जा रहा है तो 4 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 12 यहाँ पर, ख़त्म। हमें हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी होती है, अपने हिसाब से नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0 एंड 11, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 11। देखो x की वैल्यू 0 तो इस एक्सिस पे होती है, इस एक्सिस पे हमेशा हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होता है और y इज इक्वल टू 11। तो 8 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 12 तो 11 यहाँ पर हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें यहाँ मिल गया। और दूसरा, इसको क्यों ले रहे हो आप, इसको मत लो क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, इसको ले लो। x की वैल्यू -1/2, ठीक है, y की वैल्यू 4, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम प्लॉट करेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम प्लॉट कर देंगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन जाएगी। और उसके ऊपर क्लियरली लिख दो कि 14x - y इज इक्वल्स टू माइनस का, देखो माइनस का 11 लिखा हुआ है, ये दिस इज़ -11। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको इधर एरो बना दो इधर, क्योंकि हमारे पास ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी आगे भी पीछे भी। सो दिस इज़ योर एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। होप सो दिस विल बी क्लियर। थोड़ा टाइम लिया बट समझने में टाइम लगेगा, बट अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखना एक बार, आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी सिंपल है। अब तो एक यही क्वेश्चन मुझे लग रहा था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जो 15 अभी हमने किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोल रहे कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 42। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, ट्राइंगल, पता है ट्राइंगल को त्रिभुज बोलते हैं, यस ट्राइंगल को त्रिभुज बोलते हैं। बोल रहे कि दो साइड उसके 18 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ओके। एंड द पेरीमीटर, और हमारे पास जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 42 है। सो 42 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया एरिया निकाल दो। देखो बच्चे, अगर हमारे पास दो साइड ऐसी हैं तो चैप्टर नंबर 12 याद करो, हीरोन्स फॉर्मूला, वही तो पूछा है आपसे। तो क्या मैं कह दूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग एल्स, साइड ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो लेट से द थर्ड साइड इज x, तो पहले लिखो लेट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 18 + 10 + x इज इक्वल टू 42। सभी साइड्स का सम हमारे पास 42 के इक्वल होगा सेंटीमीटर में। तो 18 + 10 दैट इज 28 + x इज इक्वल टू 42। तो x की वैल्यू कितनी होगी 42, ये 28 उधर गया तो माइनस का, तो x की वैल्यू हमारे पास होगी 14 सेंटीमीटर। प्लीज़ आप यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन हमसे पूछा गया एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। वट इज़ s, देखो s होता है सेमी पेरीमीटर, समझ पा रहे हो, s मीन्स सेमी, तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता था मेरे पास, जो पूरा गिवन है मेरे पास 42 डिवाइडेड बाई 2, या फिर सभी साइड का सम करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, बात तो भी आने वाली है। देखो बच्चे क्या करते हैं, 18 + 10 और प्लस x की वैल्यू कितनी है 14 डिवाइडेड बाई 2, ये करोगे बात तो सेम ही आने वाली है ना, क्योंकि पेरीमीटर का आधा मतलब 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। s की वैल्यू पता है। ABC क्या है, ABC कुछ भी नहीं, ये हमारे पास साइड्स ही हैं। आप चाहो तो इस x की जगह c वैल्यू पुट कर सकते हो, a को 18 मान लो, b को 10 मान लो। सो यहाँ पे लिख दो, चीज़ें लिख दो। a हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर, यूनिट साथ में ज़रूर लिखनी है अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। आप इसके आधा डाल लो, क्योंकि क्लास 10th में भी बच्चे गलतियाँ करते हैं कि सिर्फ 10 लिख देंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे। c हमारे पास x है, x की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। सब कुछ पता है, बस अब आप एरिया निकालो और मजा लो, मज़े लेते। देखो s की वैल्यू 21, s माइनस a तो 21 माइनस a की वैल्यू 18, s माइनस b 21 माइनस 10, s माइनस a 21 माइनस 14।
सो 21 में से 18 गया 3, इसमें से गया तो 11 और इसमें से गया तो 7। बोलो यस और नो। तो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करना आप लोगों को। कभी आप मल्टीप्लाई करने लग जाओ और फिर आप सोचो कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। नहीं बच्चे, मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को, तो कोशिश करो इसको ब्रेक करो, क्योंकि हमें रूट से बाहर निकालनी है वैल्यूज़ को। तो 21 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 3। क्यों लिखा 7 इंटू 3? क्योंकि 7 भी है 3 भी है। सो 3 इंटू 11 इंटू 7। अब देखो बच्चे, 7 और ये 7 हमारे पास रूट के अंदर है, तो दोनों मिलके हमारे पास 7 स्क्वायर बनेगा। रूट से बाहर निकलने के लिए 7 बन जाएगा। ये वाला 3 और ये वाला 3 हमारे पास एक 3 बन जाएगा और अकेला रह जाएगा रूट 11। अब इसका मन यहाँ पे नहीं लगने वाला, अकेला रह गया ना, दोनों दोस्त बाहर चले गए। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और एरिया की वैल्यू क्या होती है हमारे पास स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। यस और नो? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। होप सो इट विल बी क्लियर। प्लीज चलिए, और आपको अटैम्प्ट देखो कितना नीट एंड क्लीन तरीके से करना है, इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। गारंटी से आपको टीचर 1 मार्क्स क्या 0.001 मार्क्स भी आपका नहीं काटेगा। ठीक है बच्चे? तो आप अपना अटैम्प्ट, पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका सुधारिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मैटर करता है जब बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हो आप। तो अगर अभी से आप आदत डालोगे ना, तभी आपको आदत पड़ेगी। बच्चे सोचते हैं मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाऊंगा और तूफान उठा दूंगा। नहीं बच्चे, तूफान तब नहीं उठता, ठीक है, कि डायरेक्ट पेपर में जाओ और तभी आप पेपर अटैम्प्ट करने की सोचो कि मैं तभी, क्योंकि पूरा साल क्या करता है, रफली सोल्व करता है, यूं है ना। और एग्ज़ाम टाइम जब आएगा, जब सोचा कि मैं हाँ अब परसों एग्ज़ाम है, सीधा एग्ज़ाम में मैं ऐसी इतनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखूंगा, बेटा नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी क्लास 9th है, अभी सुधर जाओ जो बच्चा नहीं सुधरा है। क्लास 10 तक पहुँचते पहुँचते आपकी ऐसी हैबिट हो जानी चाहिए, जब बोर्ड एग्जाम दो तो एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए कि हाँ, और उसके बाद ये नहीं कि गलत सा लिखा, उसके बाद अच्छा लिखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 17, द कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी मैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे सिर्फ वही वीडियो याद आती है जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो, राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि सिलेंडर हमारे पास खड़ा हुआ है, 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है, मतलब सॉरी सिलेंडर है ना, ये हमारे पास साइड इक्वल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यूँ नहीं कि सिलेंडर हमारे पास लेटा हुआ है। तो राइट का मतलब यही होगा। ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास हाइट है 14 सेंटीमीटर की, और कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA हमारे पास दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब बोल रहा है ये जो बेस है ना, ये देखो दिख रहा है बेस, नीचे सर्कल ही तो है, ये सर्कल ही तो है। तो सपोज करो ये हमारे पास सिलेंडर है, ये देखो, तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, इसका सर्कल। तो बोल रहा है डायामीटर निकाल दीजिए, तो निकल जाएगा डायामीटर। सो CS से क्या होता है, पहली चीज़ अगर आपको क्लियर कुछ याद आ रहा हो तो CS से मतलब जो हमें साइड से दिख रहा है, ठीक समझ पा रहे हो। जैसे मैंने कहा आपके पास ये हमारे पास एक सिलेंडर है, तो साइड से क्या दिख रहा है हमें, 2πr, क्योंकि हमारे पास इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2πr इंटू में h। तो ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं तो नहीं उम्मीद कर सकता हूँ। और इसके लिए हमारे पास दे रखी है 88। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो r चाहिए, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑलरेडी गिवन है। जब r निकल जाएगा तो डायमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो r को अपने पास रखो, बाकी सब उधर भेज दो नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 2πh। सो 88 डिवाइडेड बाई 2π की वैल्यू 22, फिर 7, क्योंकि 7 ऊपर चला जाएगा, और इंटू में h कितना है मेरे पास 14। सो काट दो, पीट दो, 21 1 जा 22 1 जा 22 4 जा, डायरेक्ट काटो ना, जब पता है आपको टेबल पता है। 22 1 जा 22 4 जा 88 होता है, और कुछ कट रहा है, 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये तो सब कुछ कट गया, 1 बना। कितना आ गया हमारे पास, रेडियस आया 1, लेकिन ऐसे मत छोड़ देना, क्या यूनिट है मेरे पास, सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर। सो क्या मैं लिख दूँ कि डायामीटर स्टेट, जो लास्ट लाइन लिखोगे ना कभी भी आंसर की, उसको अच्छे से लिखो, क्योंकि हमारे पास वही है जो कुछ है। डायामीटर ऑफ सिलेंडर, और अच्छा लिखो डायामीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमसे वही पूछा हुआ है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस रेडियस की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर। देखो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है,
हेमीस्फेयर में टोटल सरफेस एरिया, देखो हेमीस्फेयर बच्चे हमारे पास ये होता है कुछ ऐसा, मतलब एक बॉल है, उस बॉल को अगर आपने बीच में से कट कर दिया तो हेमीस्फेयर बन गया, यस और नो, तो यहाँ पे बन गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा पहले तो वो जान लो आप। देखो एक बॉल का जो एक स्फेयर होता है, स्फेयर का हेमीस्फेयर होता है 4πr², तो इसका जब कट कर दूंगा तो 2πr², इसका आधा हो जाएगा ना, तो 2πr²। लेकिन ये जो 2πr² हुआ है हमारे पास, ये बॉल है तो ये साइड वाला पोर्शन हो गया, लेकिन ऊपर भी तो एक सर्कल बना हुआ है, अरे ये भी तो एक सर्कल बना हुआ है, इसका भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा πr²। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, और ये अगर याद नहीं है तो बेसिक याद रखो, बेसिक से सब कुछ हो जाएगा। सो TS से हमारे पास हो जाएगा 3πr²। ओके, क्वेश्चन कहाँ था, 18th पर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमारे पास बोला हो गया रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो जब इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं। रेडियस की वैल्यू 10 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, डालो और मजे लो। सो डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको तो मैं, रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, डालो 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, अगर क्वेश्चन में मेंशन है ना तो 3.14 लेनी है आपको, इंटू में रेडियस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। सो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं सर अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। सो अब तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पहली चीज़, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर और ये 100, तो क्या मैं कह दूँ पॉइंट से पॉइंट कट गया, सर समझ नहीं आया। अब देखो अब समझ में आ गया, 100 से 100 हमारे पास कट गया, मर गया, बचा क्या 3 इंटू 3 1 4। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 कैरी 1 4, 3 3 ज़ा 9। किस में पूछा है, एरिया, यूनिट क्या थी मेरे पास सेंटीमीटर में, तो क्या आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने आपको बताया है कि लास्ट स्टेप को आप अच्छे से लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। सो इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके डाले हुए हैं आपके इस पेपर में, और यकीन मानिएगा इस साल आपके जो पेपर का जो लेवल होगा वैसे ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी कर देते हैं हम, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ये क्वेश्चन बाय टाइम किया होगा। हाँ ये कुछ थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। द रेडियस ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 10%। सुनो, बोलो एक रेडियस स्फेयर है ना, हमने इंक्रीज कर दिया। सोचो आपके पास एक बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है, एक वो बॉल है जो एक बच्चा खेलता है जो ना, और एक वो बॉल है जो जैसे बड़े लोग खेलते हैं। तो मैंने कहा कि आपके पास जो रेडियस हो गया वो 10% इंक्रीज हो गया। सपोज करो, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान सुनना, रेडियस ऑफ स्फेयर 1, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, ऑफ स्फेयर 1, तो मैं कह रहा हूँ कि r, इसकी वैल्यू कितनी r1, तो इसकी वैल्यू मैं क्या मान ले रहा हूँ r मान ले रहा हूँ, इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ, तो क्या मान लिया मैंने r। अच्छा अब बोल रहा है कि इंक्रीज बाई 10%, इसका जो रेडियस है ना, देखो रेडियस इंक्रीज किया बच्चे और कुछ इंक्रीज नहीं किया, तो रेडियस इसका 10% इंक्रीज कर दिया। मतलब समझो इसका, तो रेडियस ऑफ स्फेयर 2 मतलब R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, हमने 10% इंक्रीज कर दिया। अगर मैं रफली समझाऊँ तो देखो हमारे पास ये था, तो 10% इंक्रीज मतलब R में हमने जो सेकंड रेडियस है उसकी बात कर रहा हूँ, पहले R था उसमें हमने 10% इंक्रीज कर दिया, परसेंट मतलब 10/100, और वो भी किसका, पहले वाले रेडियस का। तो ये होता है, सो R प्लस 0.1 R, मतलब ये R कॉमन निकाला तो 1 प्लस 0.1, तो 1 प्लस 0.1 मीन्स 1.1, और ये R तो था ही। तो जब 10% आप रेडियस को इंक्रीज कर दोगे ना, तो हमारे पास जो रेडियस 2 आने वाला है वो हमारे पास 1.1 R आने वाला है। बस इतनी सी बात समझनी है आपको, रेडियस 10% इंक्रीज करने के बाद 1.1 R, इस रेडियस का 1.1, ठीक है। देन हाउ मच परसेंट इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है अभी इसका वॉल्यूम छोटा सा है, फिर बाद में इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी तो हमारे पास इंक्रीज होगा। तो हम क्या कह दें कि वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, लिख दो परसेंट वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि बड़े में से छोटे वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो ये तो चेंज इन वॉल्यूम निकल गया, लेकिन हमसे पूछा परसेंटेज में, तो हमारे पास डिवाइडेड बाय V1 इंटू में 100। तो V2 क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन पहले हमने निकालना है वॉल्यूम 2 का, इस 2 वाले का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई R 2 का क्यूब। आराम से करेंगे क्वेश्चन को, वॉल्यूम 1 निकालो, 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे V1 4/3 पाई R1 का क्यूब,
इनटू में 100, ठीक है। देखो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन निकालो, काट दो मार दो। सो 4/3 हमारे पास कॉमन निकल गया, बचा क्या R2 का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या बचा R1 का क्यूब। नीचे देखो, नीचे, पीछे नहीं नीचे, कहते हैं ना वो एक उस वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, पीछे देखो पीछे। सो इधर देखो अब आप। सो 4/3 पाई कॉमन निकाला हमने, तो 4/3 पाई से हमारे पास 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। वो बच्चा काफ़ी क्यूट था ना। सो 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब और नीचे हमारे पास R1 का क्यूब इंटू में 100। अब डाल दो वैल्यूज़ को। देखो R2 की वैल्यू कितनी है 1.1 R, तो 1.1 R का क्यूब माइनस R1 का वैल्यू क्या है R, तो R का क्यूब, क्योंकि हमें सबको एक ही टर्म में लिखना है ताकि हमारे पास सब चीज़ें कैंसिल आसानी से कट जाएँ। R1 का क्यूब मतलब R का क्यूब इंटू में 100। ब्रैकेट ज़रूर लगाते रहो साथ साथ ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। देखो बच्चे, अब जब इसका भी क्यूब हो रहा है, इसका भी क्यूब हो रहा है, तो इसका क्यूब हो जाएगा 1.1 का। देखो 1.1 का क्यूब होता है हमारे पास 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1, तो आ जाएगा हमारे पास 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब होता है हमारे पास 1331, है ना, 1331। सो 1331, लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल देखो, एक नंबर ये हो गया 2 3, मतलब 1 2 3, सो 1.331। आर का क्यूब करेंगे तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू में 100। क्या मैं कह दूं यहाँ पे, देखो इधर देखो, इधर देखो। सो आर क्यूब कॉमन निकालो और काट दो, बचा क्या अंदर 1.331 माइनस 1, नीचे भी 1 बचा हुआ है, 1 को छोड़ दो, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास नीचे भी तो आर क्यूब निकला, ये भी तो आर क्यूब है, ये से कट गया। जब इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 0.331 इंटू में 100। जब दो, देखो हमें तो परसेंटेज में निकालना है ना, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा कैसे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 33.1%, मतलब जो आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो 33.1% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे सपोज इसका वॉल्यूम 100 यूनिट था, 100 यूनिट था, तो इसका वॉल्यूम 133.1 यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। कुछ बात समझ आई, भेजे में घुसी? तो क्वेश्चन को इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। पहले भी आप कैंसिल आउट कर सकते चीज़ों को, बट थोड़ा सा प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, और वो प्रोसीजर हमारे पास ये है, ठीक है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस पेज के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। देखिए सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपके जो अभी क्वेश्चन होने वाले हैं स्टार्ट 3 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बोल रहा है कि इफ़ x माइनस 1 इज ए फैक्टर। देखो अगर कोई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फैक्टर है, मतलब समझो एक हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में √2, बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, हमारे पास होल नंबर है, 1 इंटू आर होल नंबर पॉलिनोमियल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब मैं कह रहा हूँ कि x माइनस 1 है, वो एक, दिस इज x माइनस 1, ठीक है, दिस इज x माइनस 1, चलो ढंग से कर देता हूँ। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर ये फैक्टर हुआ तो मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, मतलब जब x इज इक्वल टू 1 डालोगे ना इसके अंदर तो बच्चे 0 बनना चाहिए। सो देयरफॉर x की वैल्यू 1 डालो तो p1, px था तो p1 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको इधर देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो हमसे क्या पूछा कि इस √2 को उधर ले जाओ, इस 2 को भी उधर ले जाओ, ले गए। तो हमारे पास k में से क्या कॉमन निकाले, माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल दो ना, तो √2 प्लस 2। अब चाहे तो आप ऐसे लिख दो, चाहे देखो ये भी हमारे पास एक करेक्ट आंसर है, चाहे तो आप ऐसे लिख दो 2 प्लस √2, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो। हम क्या कर सकते हैं, इस √2 में देखो k इज इक्वल्स टू माइनस, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और पीछे वाला प्लस √2 हमारे पास एज इट इज़ था ही, ठीक है। तो हमने क्या किया, k इज इक्वल टू माइनस √2 कॉमन निकाल लिया।
तो √2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या बचा, √2 प्लस में 1। तो आंसर आपके पास ये भी करेक्ट आंसर है। सो कोई भी बच्चा अगर तीनों आंसर में से कोई भी करके आया तो तीनों आंसर हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, थोड़ा पेज को मुझे फोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी भी आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोल रहे हैं क्या, यूजिंग स्वीटेबल आइडेंटिटी एक्सपैंड द फॉलोइंग। देखिए आपके पास क्या आइडेंटिटी लगी हुई है, x+2y + 4z प्लस x+2y + 4z का होल स्क्वायर। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा, a + b + c का होल स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। a² + b² + c², देखो प्लस 2ab + 2bc + 2ab हो गया, bc हो गया, कौन बचा, किसी को छोड़ना नहीं है अकेला, सबको साथ साथ रखो। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। जब ये क्वेश्चन दिखा, अब इसमें वैल्यूज पुट करो आराम से, x का स्क्वायर + 2y का होल स्क्वायर + 4z का होल स्क्वायर + 2। अब a को और b को मल्टीप्लाई करो, b और c को मल्टीप्लाई करो, फिर a और c को मल्टीप्लाई करो। x इंटू में 2y प्लस 2 इंटू में b और c, तो 2y इंटू में 4z प्लस 2 a और c को, तो x और 4z। अरे हाँ या ना। सो x का स्क्वायर हो जाएगा x², 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y² प्लस 4z का स्क्वायर हो जाएगा 16z² प्लस 2 2 ज़ा 4 x और y प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 y एंड z, 2 4 ज़ा 8 और x और z है ना, तो 2 4 ज़ा 8 और x z। ठीक है, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने पे, इसको एक्सपेंड करने पे ये आ रहा है। बताओ 3 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से हो गया। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है तो, और इस फॉर्मूले को मैंने फिर बता रहा हूँ, मैंने उस वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूलाज वाली वीडियोज़ हैं। और इन वीडियोज़ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एग्जाम से पहले वो ज़रूर देख के जाया करें। ठीक है बच्चे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 वीडियोज़ का लिंक डालूंगा, उन वीडियोज़ को आप एग्ज़ाम से पहले हमेशा देख के जाया करें क्योंकि आपके काम की ही चीज़ें हैं वो, मेरे काम की चीज़ें नहीं है वो। सो क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए, क्योंकि 20 का ऊपर वाला पार्ट तुम कर चुके हैं। बोल रहे क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, मतलब हमें घास उगानी है इन ए ट्राइंगुलर फील्ड, एक त्रिभुज वाले खेत के अंदर। ये देखो हमारे पास एक ट्राइंगल फील्ड है, मतलब ये एक ट्राइंगल का एरिया है, तो हमें यहाँ पे घास उगानी है। लेइंग ग्रास हमने उगा दी, तो कैसी लगी आपको मेरी घास। इन ए ट्राइंगल फील्ड ऑफ साइड्स 50 मीटर, हमारे पास जो साइड्स है वो 50 मीटर है, 65 मीटर है और 60 है, तो 65, यस 65 एंड 65 एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। प्लीज़ जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, आप यूनिट पे ध्यान दिया कीजिए, यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बोल रहे ₹7 पर मीटर स्क्वायर, मतलब समझो ₹7 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर यूनिट में। अगर सपोज इधर एरिया है तो इस मीटर स्क्वायर को इधर ले जा रहा हूँ, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ₹7 लग रहे हैं। तो कितने मीटर हमारे पास स्क्वायर एरिया है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझो मेरी बात का मतलब कि हमें निकालना होगा इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला हीरोज़ नहीं हीरोन्स, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S हमारे पास क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर मेंशन किया कीजिए, एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि एग्जामिनर के सामने, है ना। मैं पहले भी बोलता रहता हूँ कि क्लास के अंदर आप ज़ीरो हैं, एग्जामिनर जो टीचर है उसको सब कुछ पता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जब आप कॉपियाँ लिखते हैं, है ना, तो आपको सब कुछ पता है बट एग्जामिनर कुछ नहीं पता, उसको आप पढ़ाते हो एग्ज़ाम टाइम के अंदर। जो जितने अच्छे से पढ़ा पाया वो उतना अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा क्योंकि उसके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सेमी पेरीमीटर मतलब A + B + C/2। व्हाट आर A B C? सो लेट हम मान लेते हैं कि जो A है वो 50 मीटर है, जो B है वो ये वाला 65 मीटर है और जो C है ये वाला 65 मीटर है। ठीक है, सो क्या मैं कह दूँ S = 50 + 65 + 65 डिवाइडेड बाई 2। सो कर दीजिए 65 and 65 130 and 50 180 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 190, है ना। 130 प्लस, ठीक है 90
और मीटर यूनिट ज़रूर चेक कीजिए किया कीजिए। तो एस की वैल्यू आ गई 90 मीटर। क्या मैं कह दूँ एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है और मज़े लो। अब तो बस हमें मज़े ही लेने हैं। नहीं सर हम तो बोर्ड की क्लास के बाद मज़े लेंगे। बेटा देखो मज़े नहीं ले जाते। 10th के बाद फिर 12th का प्रेशर आएगा, 12th के बाद फिर कॉलेज का प्रेशर आएगा, फिर कॉलेज के बाद फिर हमारे पास जॉब का प्रेशर आएगा। तो ऐसे हमारे पास ज़िंदगी चलती ही रहेगी। फिर जॉब के प्रेशर के बाद फिर हमारे पास फैमिली का प्रेशर आ जाएगा, है ना। सो प्रेशर नहीं कहेंगे, बस एक इंसान अपनी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है ये मैटर करता है। एक इंसान दुख में भी अपने जो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती है उसको भी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। और एक इंसान ऐसा भी होता है जो सुख सब कुछ अच्छा चल रहा होता है बट उसमें से भी नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढ ढूंढ के ये सोचता है कि मैं इस बात पर कैसे परेशान हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी चीज़ों को देख के, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को देख के बी हैप्पी रहना सीखो, बाकी सब कुछ सही चलता रहेगा। एस की वैल्यू डालो 90 माइनस ए की वैल्यू 50, एस माइनस बी 90 माइनस 65 और 90 माइनस सी 65। ठीक है, सो सिंप्लीफाई कर दीजिए। 90 इंटू 40 इंटू 90 में 65 गया तो 25 है ना। यस 25 और ये 25। देखो इसको तो मैंने कहा जब भी रूट में क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, आप कभी भी चैप्टर नंबर 12 में किसी भी चैप्टर में आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है ये चीज़ और ये चीज़ बन के हमारे पास 25 बाहर बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई क्यों करूँ, मुझे इसको ब्रेक करना है। देखो 90 को लिख दूँ 9 इंटू 10 और 9 को लिख दूँ 3 इंटू 3 इंटू 10। 9 को लिखा 3 इंटू 3 और इंटू 10, देखो ना 3 3 9 एंड 9 10 90। अच्छा 40 कैसे लिखूँ, 2 इंटू 10, 2 2 4, 4 10 40 और 25 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। कितना सिंपल बन गया देखिए आप हमारे पास कि 3 और 3 मिलके हमारे पास एक 3 बाहर चला गया, 2 और 2 मिलके हमारे पास एक 2 बाहर चला गया, 10 और 10 मिलके हमारे पास एक 10 बाहर चला गया और 25 और 25 मिलके हमारे पास एक 25 बाहर चला गया, क्योंकि रूट में है सब कुछ। सो 3 2 6, 6 इंटू 25 दैट इज़ 150 और 150 इंटू 10 दैट इज़ 1500 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चे ये हमारे पास एरिया आया 1500 मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी आपके पास क्वेश्चन में एक बात बोली थी क्या, कि आपके पास जो रेट है ना, जो कोस्ट है, सो कोस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, सुनो मेरी बात, कोस्ट ऑफ आई थिंक दिस मार्कर की, इस मार्कर की हमारे पास इंक ख़त्म होने वाली है। सो कोस्ट ऑफ लेइंग ग्रास हमारे पास कितनी है, ₹7 पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर से लिख दूँ। सो 1 मीटर स्क्वायर में ₹7। तो अगर मैं इसको, सो टोटल कोस्ट कितनी लगी हमारे पास, सुनो मेरी बात बच्चे, ₹7 पर मीटर स्क्वायर को अगर मैं 1500 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कह दूं कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कट गया, मर गया। तो आंसर किसके अंदर आएगा, रुपीज़ के अंदर। तो 15 7 जा 105 और 2 0 पीछे है ही और आगे आंसर रुपीज़ में आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास इस ट्राइंगल एरिया के अंदर जो घास लगाने की जो कीमत हुई, जो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो गई, 10500, मतलब 10,500 रुपीज़ हमारे पास लगे। इट इज़ नॉट पॉइंट, इट इज़ कोमा। ठीक है, तो कितने इस एरिया के अंदर घास लगाने के अंदर रुपये लगे हमारे पास 10,500 रुपये। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, यस और नो। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। यहीं कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है बोलो, कोई समस्या है क्या? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चा बोल रहा सर मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपके लिए एक अलग पेज ले लेता हूँ। देखिए इधर देखिएगा आप देखिए बच्चे, सो होप्स आपको आज का जो पेपर है मुझे बताना। देखो 2-3 बातें मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पेपर का लेवल कैसा लगा, कि इजी है, मॉडरेट है, टफ है ना, किस तरीके का लेवल है और कितने मार्क्स स्कोर करने वाली चीज़ बताना। सो क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चलते हैं। सो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो बच्चे हमारे पास 3y = ax + में 7 बोल रहे कि 3 4 है ना, ये हमारे पास इस लाइन में लाइक कर रहा है। अगर लाइक कर रहा है इट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास x और y की वैल्यू हो गई, जो आगे वाले कोऑर्डिनेट x की वैल्यू, पीछे वाले कोऑर्डिनेट y की वैल्यू। तो इट मीन्स व्हाट, हम लिख देंगे यहाँ पे 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमने इसी को लिखना ज़रूरी है।
सो इट मीन्स वॉट, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3 और वाई की वैल्यू कितनी होगी 4, तो उसमें पुट कर दो। सो पुट इन द अबव इक्वेशन, सो पुट इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन कौन सी वाली है, ये वाली। सो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बच्चे 4, ए एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 + 7, सो 3 4 ज़ा 12 है ना, 3 4 ज़ा 12, ए इंटू 3 3a प्लस में 7, सो 12 - 7 है ना, ये 12 इधर ये 7 इधर गया तो = 3a, सो 5 = 3a, सो 5/3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा नीचे, तो 5/3। सो हमारे पास a की वैल्यू पूछी थी हमसे, हमने बता दी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। क्लियर और नोट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 5/3। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोल रहे क्या कि आपके पास, जस्ट प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड, देखिएगा, बोल रहे कि इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस। देखो बच्चे मैं डायग्राम चलो बना देता हूँ ना, इसी में देख लो आप। बोल रहे पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है, दोनों लाइंस बिल्कुल पैरेलल हैं। मैं बना ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ेगा फिर। ये देखो ये दोनों लाइन मैंने बिल्कुल पैरेलल बनाई है, कोई भेदभाव नहीं। ये हमारे पास इधर लाइन गई हुई है, ये हमारे पास इधर और ये हमारे पास इधर। ये हमारे पास बोल रहा है 110 डिग्री पी क्यू आर। सो पी क्यू आर हमारे पास 110 डिग्री है। आर एस टी = 130 डिग्री। आर ये एस और ये टी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस, तो क्यू आर एस हमें ये एंगल निकालना है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, देखो ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल है, बस इतनी बात याद रखना। और बाकी हमें क्यू आर एस निकालना है, और तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर, नहीं बस। सो एक बात बताइएगा, पहली चीज़, अगर इस एंगल और ये दो लाइन्स हमारे पास पैरेलल हैं, और आपको एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास इसके पैरेलल है, तो क्या मैं कह दूं कि दो लाइन्स अगर हमारे पास पैरेलल होती हैं तो इन दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा ना, इंटीरियर एंगल्स। सो आई कैन से दैट कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा एंगल क्यू आर, दिस इज ए पॉइंट है ना, तो क्यू आर ए। सो एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी क्यू आर कितना एंगल है हमारे पास 110 डिग्री, प्लस क्यू आर ए कितना एंगल है हमारे पास, यही तो हमें निकालना है, क्योंकि पहले ये एंगल निकालूंगा फिर ये एंगल निकालूंगा फिर 180 डिग्री में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, सिंपल। सो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 110 उधर जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास 70 डिग्री आ गया है, क्यू आर ए 70 डिग्री। सेकेंड, ये देखो ये लाइन हमारे पास कनेक्टेड है, तो ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, ठीक है। हमने पहले केस में इसको मान लिया, लिखना चाहो लिख दो यहाँ पे, लेट पी क्यू इज पैरेलल विद ए बी, ये हमारे पास सपोज ए बी है, तो ये ए बी इसके साथ मान लिया, तो तभी तो लगा हमारे पास प्रॉपर्टी। देखो चीज़ें हमें कुछ चीज़ें माननी भी पड़ती हैं, ठीक है। ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो हमारे पास ये आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, व्हेन एस टी, जो एस टी लाइन है जब पैरेलल होगी ए बी के, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास सेम इंटीरियर एंगल्स, तो क्या मैं कह दूं एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो बच्चे टी एस आर एंगल हमारे पास हो गया 130 डिग्री, प्लस एंगल एस आर बी, देखो एस आर बी ये तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो कैन आई से दैट कि एंगल एस आर बी हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, क्योंकि 130 उधर चला गया, तो एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो नाउ आई कैन से दैट इजीली कि वी नो दैट स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर आप कह सकते हो। सो स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, आप ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हो, लिख दो, या फिर वन लीनियर पेयर इस तरीके से लिख सकते हो आप चीज़ों को। सो कैन आई से दैट एंगल ए आर क्यू या एंगल क्यू आर ए, जो भी आप बात कहो, मैं इन एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये तो 50 डिग्री हो गया, 70 50 और दिस वन एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए ना। एंगल कौन सा एंगल पूछा था हमसे, क्यू आर एस, तो क्यू आर एस। सो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और हमारे पास एंगल एस आर बी, सो एंगल एस आर बी हमारे पास 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। सो क्यू आर ए की वैल्यू 70, क्यू आर एस की वैल्यू हमें यही तो जाननी है,
एस आर बी की वैल्यू 50 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस प्लस 70 प्लस 50 120 इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 120 को माइनस कर देंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। येस और नो? ठीक है बच्चे, तो होप सो आपको चीज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ये हमारे पास। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका सॉल्यूशन को पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है बच्चे, तो दिस इज डिपेंड ऑन ऑल ऑफ यू। सो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं अब हम। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है ना, बट क्या कर सकता हूँ बताइए, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। द ट्राइंगुलर वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर इज यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। देखो एक ट्राइंगुलर वॉल है, उसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया गया। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 एंड 120। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर एनम। एक साल में इन चीज़ों को नोटिफाई करना है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। देखो सपोज करो हमारे पास एक हाईवे है, दिख रहा है, ये आपके पास एक हाईवे है। तो हाईवे को मैं अभी एक ट्राइंगल फॉर्म दे दे रहा हूँ। सो देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर फॉर्म है, तो ऐसी हमारे पास एक ट्राइंगुलर फॉर्म इधर बनने वाली है। हाईवे समझ पा रहे हो ना? देखो इसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, देखो ये देखो गाड़ी जा रही है, देखो ये आपकी मर्सिडीज जा रही है यहाँ से, और ठीक है ये हमारे पास मर्सिडीज जा रही है, और ये मेरी मारुति 800 जा रही है। नहीं सर आपकी मर्सिडीज़ मेरी, ठीक है आपकी मारुति 800 मेरी मर्सिडीज़ हाईवे के ऊपर जा रही है। आपको क्या बोला गया है बच्चे कि ट्रायंगुलर वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर इज यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ये जो ट्रायंगुलर वॉल है ना, ये हमारे पास एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया गया है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 120 मीटर। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं कर्व नहीं लूँगा अब मैं, वैसे होता तो कर्व है लेकिन मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ। सो इसको बोला गया 122 मीटर, 22 मीटर, 22 मीटर आप किसी को मान सकते हो, वैसे होना तो हमारे पास ये चाहिए, और ये 120 मीटर। ऐसा क्यों किया मैंने? वैसे तो आप जानते हो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ये 122 मीटर सबसे लंबी साइड है, और सबसे लंबी साइड हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज की होती है। ठीक है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, पाइथागोरस बन रहा है नहीं बन रहा, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर एनम। द कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। बोल रहा है सिर्फ एक दीवार को लिया गया, दो है बन तो दो रही है, लेकिन सिर्फ एक को लिया है, वो भी 3 मंथ्स के लिए। यस और नो? कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो क्वेश्चन में देखो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या मैं कह दूं कि आप इसमें क्या लगाएंगे? हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला जब लगा देंगे तो हीरोन्स फार्मूले में हमें पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकलेगा मेरे पास? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। यस और नो? सो नाउ आई कैन से दैट इजीली कि आपके पास S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, और इसके वैल्यू पेरीमीटर को जोड़ दो, सम ऑफ ऑल साइड्स 122 प्लस 22 प्लस 120 इज इक्वल्स टू वॉट? डिवाइडेड बाई 2। सो स्क्वायर कर दीजिए। 120 120 240 242 244 254 264 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 132 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर में मीटर में है। सो चेक कर लेते हैं, 2 to 4 और 2 6 और कैरी 2, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास 132 मीटर आया है क्या? सेमी पैरामीटर की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है? 122, बी की वैल्यू कितनी है? 22, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 120 मीटर। सो देयरफॉर हमारे पास एक ट्रायंगल की साइड का एरिया कितना हो गया? आप इजीली से बता सकते हो अब कि 132, एस की वैल्यू तो ये हो गई, एस माइनस ए 132 माइनस 122, एस माइनस बी 132 माइनस 22, एंड द थर्ड 132 माइनस 120। सो सोल्व कर दीजिए। 132 क्या हो जाएगा अब हमारे पास? मल्टीप्लाई बाई, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चे, बट डरना नहीं है, डरना मना है। सो इसमें से गया तो 10 बचा, मल्टीप्लाई बाई, इसमें से 132 में से 22 गया तो 110, है ना? 2 में से 2 गया 0, ठीक है,
132 में से 120 गया तो बचा मेरे पास 12। अब हमें इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें बनाने हैं फैक्टर्स। सो 132 को कैसे बनाए फैक्टर, देखो हमें 10 और 12 दिख रहा है, तो मुझे जब इसके फैक्टर्स बनाओगे ना, देखो इस तरीके से बच्चे, 132 को हमने डिवाइड किया 2 से कर लो, चाहे 2 से कर लो। सो 2 6 जा 12, 1 और 2 2 6 जा 12, 6 से कर लो चाहो तो डायरेक्ट, 6 1 जा 6 1 जा, देखो 11 मेरे पास आ रहा है, मुझे 11 चाहिए था क्योंकि 110 में भी 11 आ रहा है, 6 2 जा 12, तो मैं इसको लिखूंगा 11 इंटू में 12। समझ पा रहे हो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 12 मेरे पास ऑलरेडी है, 11 यहाँ से आ जाएगा। सो 132 को मैंने लिखा 11 इंटू 12, इसको छोड़ दो, 10 को 10 लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 110 को क्या लिखोगे 11 इंटू 10, यही तो होता है 11 इंटू 10 110, इंटू में 12 लिख दो। मैंने इस तरीके से फैक्टर बना दिए ताकि हमारे पास इजीली निकल जाए। 12 और 12 में हमारे पास निकल के बाहर बन गया, 11 और 11 हमारे पास बाहर चला गया, और 10 और 10 हमारे पास बाहर चला गया। सो अभी तो हमने 12 और 11 को मल्टीप्लाई किया 132, सो 132 इंटू में 0, तो 1320 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आया है। अब आपके पास एरिया आ गया, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन में बोला क्या है कि आपको जो कंपनी ने हायर किया है ना बच्चे, वो हमारे पास 3 मंथ के लिए किया है, लेकिन 5,000 रुपये हमारे पास पूरे साल का है, 5,000 रुपये पूरे साल का, तो पूरे साल में 5,000 रुपये रेंट दे रहे हो, तो एक महीने में कितना रेंट दोगे, सोचो जरा, 12 महीने में 5,000 रुपये, ठीक है, तो एक महीने में कितना डिवाइड कर देंगे 12 से, सिंपल। सो देयरफॉर क्या मैं कह दूँ कि रेंट फॉर, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन भी देख सकते हो, बस मुझे पेज मोड़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हो तो रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 मीटर स्क्वायर ईयर के लिए हमारे पास ₹5,000 है एक साल के लिए, बट मुझे क्या चाहिए, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ चाहिए मुझे, एक मंथ के लिए। जब 12 महीने का 5,000 तो एक महीने का 5,000 बटा 12, ये हो गया मेरे पास, ये हमारे पास रुपीज़ में हो गया। लेकिन अब बोल रहा है कि आपके पास, देखो ये हमारे पास इतना रेंट, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए कि टोटल रेंट चाहिए हमें फॉर 3 मंथ्स के लिए। सो रेंट फॉर कितना एरिया हमारे पास, 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। पहली चीज़, एक महीने का इतना, तो 3 महीने कितना, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 12 गुना में 3, ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर, सुनो मेरी बात, काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने आपको, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए और एक साल के लिए हमारे पास लग रहा है 5,000 रुपये। अब मैंने कहा कि एक महीने के लिए, तो एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 मंथ इज इक्वल टू 5,000, तो एक मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 12 को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 5,000 भाग बाई 12, ये 1 मीटर स्क्वायर एक मंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए बच्चे, तो हमें कितना एरिया के लिए चाहिए, हमें इतना। सो 2 मीटर स्क्वायर एरिया अगर होता, सो 1 मीटर स्क्वायर इतना है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया इतना है, तो इतने एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन हमारे पास इतना एरिया थोड़ा है, हमारे पास तो 1320, तो इसको 1320 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 1320 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, एज सिंपल एज दैट, ये रफ वर्क है। सो मल्टीप्लाई बाई 1320, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 3 मंथ्स की कहानी है, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रखा है, क्योंकि ये इसमें एक मंथ की कहानी है, ईयर क्यों, क्योंकि हमने 812 ऊपर चला गया। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको आप सोल्व तो करना पड़ेगा। सो क्या मैं कह दूँ कि 3 1 जा 3 4 जा 4 से कट जाएगा क्या, 4 3 जा 12, यस 4 3 जा 12, 1 2 4 3 जा 12 एंड 0, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5,000 इंटू में 330, तो 33 5 जा 165, तो 165 1 2 3 4 0, किस में आंसर आ रहा है हमारे पास, रुपीज़ में। तो इतना रुपए लगेगा हमारे पास, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, इतने रुपए लगेंगे आपके पास अगर आप एक फ्लाईओवर के ऊपर, एक साइड दीवार के ऊपर अगर कोई भी आप पेंटिंग बनाते हो, तो कोई भी अगर आप एक पेंटिंग बनाते हो तो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए। सो इसका तो हम यूज़ भी नहीं किया। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1,65,000 है ना, नहीं 16,50,000, यस 16,50,000 बन रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23rd। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन है ही लेंदी, मैं क्या करूँ बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 23rd का देखते हैं। बोल रहे √2 इज इक्वल्स टू 1.414 है ना। आपके पास क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं ताकि दिक्कत ना हो। अब मुझे ऑप्शन वाले दोनों क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है।
सो बोल रहे ये है, देखो रूट 3 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं, कोई मतलब नहीं, हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अगर आपको वीडियो क्लैरिटी नहीं दिख रही है तो प्लीज़ आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हो, है ना। सो देखो हमें दोनों को रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइजिंग भी करूँगा और उसको भी रैशनलाइजिंग करूँगा, क्योंकि नीचे रूट है तो हम क्या कह देंगे, रैशनलाइजिंग बोथ टर्म्स, बस रैशनलाइजिंग कर दो आप, इतना ही काफ़ी है। 4 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, ये जो टर्म है इसको रैशनलाइजिंग करेंगे मल्टीप्लाई करके, कैसे, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। सो 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रैशनलाइजिंग जब करेंगे ना तो हमारे पास टर्म वही होनी चाहिए, यूँ नहीं कि अलग टर्म हो जाए, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये से कट गया ना, कटने के बाद वही तो बन गया। प्लस कौन सा वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, अब इसको अब भूल जाओ, इधर भूल जाओ, इसको पीछे भूल जाओ, इसको रैशनलाइजिंग करो। सो 3 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2। सो 4 को मल्टीप्लाई से करेंगे, देखो अब ये हमारे पास एक अलग टर्म है, ये हमारे पास एक अलग टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना। 4 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाली टर्म से होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये देखो ये किसका काम करेगा, ए का काम, ये किसका काम करेगा, बी का, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, जो हमने पहले यूज़ किया था वही, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, 3 रूट 3, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, 2 रूट 2 2 रूट 2, है ना, 2 रूट 2, अच्छा लग रहा है बोलने में, मज़ा आ रहा है, 2 रूट 2 2 रूट 2, है ना। सो आगे चलो, मजाक नहीं, 3 को मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो 3 इंटू 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या मैं कह दूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, यस और नो, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। सो 4 को अभी चाहो तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं तो कहता हूँ अगले स्टेप में करना, क्योंकि क्या पता कुछ कटे पीटे। सो 4 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई, देखो बच्चे मुझे 3 रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, 3 रूट 3 का स्क्वायर मतलब आपको 3 रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 3 को 3 से किया तो 9 आ गया, देखो इस 3 को इस 3 से किया तो 9 आ गया, और रूट 3 को रूट 3 से किया तो 3 आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास 27, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 27 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। सो 2 रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 2 इंटू में 2 रूट 2 सो 2 को 2 से करेंगे तो 4, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2, तो 4 2 कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, सिंपल। सो माइनस में 8 प्लस इसको एज इट इज़ रहने दो, तो 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, इसका अब वही तो आने वाला है 27 माइनस 8, इसमें कुछ अलग थोड़ा आएगा। सो 4 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 27 में से 8 गया तो 7 और 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19, है ना, 19 और 27 होता है, ऑब्वियस सी बात है। सो 9 3 13 2 4 2 जाए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो 3 इंटू में 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। सो क्या मैं कह दूं कि 19 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लो। सो 1/19 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब देखो ये टर्म बची मेरे पास, चलो मैं अगले स्टेप में कर दूंगा। तो 4 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 बचा, और 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। सो 1/19 में चाहता तो 2 स्टेप काट देता, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट होता है। देखो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो 4 3 12 रूट 3 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, समझ पा रहे हो, देखो ये एक बड़ी ब्रैकेट है। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8 रूट 2 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक अलग ब्रैकेट है। तो 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9 रूट 3, 3 को 2 से करेंगे तो 6 रूट 2, ये बन गया। सो 1/19 मेरे पास बाहर। 12 रूट 3 प्लस, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमारे पास ऐड हो रही है, क्योंकि रूट 3 है ना।
सो 12 और 9 हमारे पास होता है 21√3 और 8√2 में से 6√2 गया तो बचे हमारे पास 2√2। तो हमारे पास ये एक एग्जैक्ट आंसर आ गया आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। लेकिन आपके पास बच्चे एग्जाम में बोला हुआ है कि आपको √2 की वैल्यू भी डालनी है, कहाँ पे गया, और √3 की वैल्यू भी डालनी है। तो आपको एग्जाम में सोल्व करना ही पड़ेगा। 1/19 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1.414। सो 2 इंटू में 1.414। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। चलो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ जल्दी से। सो पहले तो मैं 1732 को 21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 2 1 2 2 3 7 1 2 2 4 3 2 6 2 7 14 का 4 कैरी 1 2 1 2 और 3 तो 2 7 6 और 7 और 6 13 का 3 कैरी 1। तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन 3 नंबर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स पर डेसिमल था, तो 1 2 3 तो 36 पॉइंट ये तो आ गया। अब हमें करना है 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई। सो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2, तो 3 नंबर्स के बाद तो 2.828। मतलब क्या हुआ कि 1/19 इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 36.372। इसमें आ गया हमारे पास 2.828। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें तो ऐड करना पड़ेगा, सो 2.828 कितना हो जाएगा 8 और 2 10 कैरी 1, 8 और 2 10 0 कैरी 1, 9 और 3 11 कैरी 1, 7 और 2 9 और 3 तो 39.1। सो 1/19 इंटू में 39.1। अब देखो हमारे पास 39.1 अपॉन में 19 वैल्यू है, बट हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। सो आपको 19 2 38 1 बचा है ना। आपको पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 19 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 10, इस डेसिमल को हटा के मैंने 10 कर दिया। सो पहले 391 को मैं 19 से कर दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज़ ऐसे कर लें, अदरवाइज डायरेक्ट करें। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, बचा 1 और ये 1, ये तो जाने वाला है नहीं है, तो हमारे पास लग जाएगा डेसिमल के बाद 0, मतलब 2 पॉइंट समथिंग 0, फिर आएगा 0। तो कितने पे जाएगा देखिए 19 3 जा 57, फिर 4 जा 68, 5 जा हमारे पास 86 और ये हो जाएगा हमारे पास 105। ठीक है, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95, तो 19 5 जा 95, इसके ऊपर जाएगा क्या, नहीं, तो सॉरी 95 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास बचा 15 और फिर चाहो तो एक 0 ले लो, तो 2.05 ही सफिशिएंट है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.05। आप चाहो तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा और आगे तक ले सकते हो। ठीक है, सो समझ में आ रहा है या नहीं क्वेश्चन। तो आप इसको 7 से लगभग 2.057 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सो आप देखिए, ये दिख रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप इसको आराम से करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आप एग्ज़ाम से पहले, यूँ नहीं कि आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया। सो क्वेश्चन नंबर 24, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपके सॉल्यूशन को आपके उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, अभी क्वेश्चन बच रहे हैं 3, चलो थोड़ा स्पीडली करते हैं अब। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल हैज़ ए पेरीमीटर, देखो रेक्टेंगुलर होल है, अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। आप थोड़ा प्रैक्टिकल समझना इस क्वेश्चन को। सपोज जहाँ पे आप बैठे हो ना, आपके पास एक वो कमरा है, और देखिए बच्चे मैं कमरे को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर होल है, और इसकी ये जो है ना, ये मैं दीवार बना रहा हूँ, दीवार है। देखो ये एक दीवार बनी, ये भी एक हमारे पास एक दीवार बनी, ये भी एक हमारे पास एक दीवार बनी, और ये भी एक हमारे पास दीवार बनी। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो ये दीवारें हैं, ये और ये ऊपर छत हो गया, ये मैंने वही बनाया है। क्वेश्चन को जब प्रैक्टिकल फील से करोगे ना, फील के साथ, तब मजा आएगा। इसलिए फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल हैज़ ए पेरीमीटर, देखो फ्लोर तो हमारे पास ब्लू लाइन वाली है, सो हम कह देंगे क्या कि पेरीमीटर, सपोज करो इसकी जो ये लेंथ L है, ये हमारे पास ब्रेड्थ ये B है, और ये जो हाइट है ये हमारे पास H है। तो पेरीमीटर ऑफ वॉट कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल। सो पेरीमीटर होल हमारे पास गिवन है 250 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम। देखो ये ब्लू वाली लाइन L है,
तो ये भी तो L होगा, ये B है तो ये भी तो B होगा, इसलिए मैंने अलग अलग स्केच से पेन से डिनोट किया है। सो 2L + 2B, और आप वैसे जानते भी हो कि हमारे पास पेरीमीटर हमेशा 2L + B होता है। सो L + B की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 125 मीटर। पहली इक्वेशन निकल के आ गई हमारे पास। सेकंड इक्वेशन देखते हैं अब कहाँ से निकल के आएगी। द कोस्ट ऑफ द पेंटिंग द 4 वॉल्स। देखो आपके पास ये जो 4 दीवारें हैं, जो कमरे में आपके पास 4, देखो 6 साइड हैं कमरे में जहाँ पे बैठे हो आप, प्लीज़ फोकस करना। 4 दीवारें हैं, 1 2 3 4, ऊपर छत हो गई और नीचे फर्श हो गई। तो बोल रहे 4 दीवारों को जो आपने पेंट किया है ना, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपये लग रहे हैं। तो इस रुपीज़ टोटल कॉस्ट लग रही है 15,000 रुपये। फाइंड द हाइट ऑफ द होल। देखो बच्चे, ये हमसे हाइट पूछी गई है, LB नहीं, हमसे H पूछा है। तो H क्या होगा वो बता दो। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि 4 वॉल्स का ये गिवन है 15,000। तो आपके पास मुझे एक चीज़ मेंशन हो गई कि मीटर स्क्वायर में कुछ गिवन है, मतलब हमें एरिया निकालना पड़ेगा। किसका? चारों दीवारों का एरिया। सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूँ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्यों सर 4 वॉल्स का ही क्यों निकाल रहे हो गए? क्योंकि बच्चे हमें चारों वॉल्स का, इस पर हमें पेंट किया हुआ है चारों वॉल्स पर, तो चारों दीवारों पर जो पेंट किया है ना उसको हम इक्वेट कर देंगे। तो रुपीज़ हमारे पास इक्वेट हो जाएगा। तो देखो चारों वॉल्स की एरिया क्या होगा, अब ध्यान सुनना, प्लीज़ ध्यान सुनना। देखो ये हमारे पास सपोज फर्स्ट वॉल है, इसका कितना एरिया होगा मेरे पास, ये L और ये H, तो LH प्लस ये जो सेकंड वॉल है हमारे पास, ये देखो ये दिख रही है सेकंड, सिर्फ जहाँ पे मेरा पेन जा रहा है उसको फोकस करो। ये कितना है B और ये कितना है H, क्योंकि ये भी H तो ये भी H, तो B इंटू में H। पीछे वाली देखो, पीछे वाली जो दीवार है ये L है और ये हमारे पास H है ना, ये L और ये H, तो LH। जो साइड में दीवार है देखो ये वाली दीवार, तो ये कितना है मेरे पास B है और ये हमारे पास क्या है H, क्योंकि एक उसका एरिया साइड टू साइड होता है। सो LH 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 2LH, BH BH 2BH। 2B कॉमन आ रहा है, HB कॉमन आ रहा है, L बचा B बचा। देखो 2B HB कॉमन आ गया, L बचा B बचा। क्या मैं कह दूँ कि 2H, अभी तो हमने देखा कि L + B की वैल्यू 125 है। अब सुनो, इतना हमारे पास एरिया आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास चारों दीवारों को पेंट करने के लिए ना ₹10 पर मीटर स्क्वायर, मैं पहले बता चुका हूँ कि ₹10 पर मीटर स्क्वायर, जब इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ये कटेगा, तभी तो टोटल रुपीज़ आएंगे। सो इट मीन्स वॉट कि इन क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे सोल्व करने में ना, ताकि समझाना भी पड़ रहा है। देखो ये क्वेश्चंस हैं अच्छे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, अदरवाइज मैं इनको 2 मिनट में बता के निकल सकता हूँ आगे। तो ₹7 पर मीटर स्क्वायर इंटू में 2H इंटू में 125 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमने क्या निकाला ये एरिया, तो ये क्या हो गया एरिया। सो सुनो मेरी बात बच्चे कि इतना हमारे पास लग रहा है रुपए, जब इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास किसके अंदर आंसर आएगा, रुपीज़ के अंदर। तो ₹7 इंटू में 2H इंटू में 125, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 = 14, ऐसे करते हैं। चलो 125 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से, 250। सो 250 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 नहीं है यहाँ पे 10 है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ₹10 है ना, ₹10 पर मीटर स्क्वायर, यस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, दिस इज ₹10। सो देखो क्या बचा, 10 × 2 × 125 इंटू में H, और ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ के अंदर। सो 250 और ये 0, तो 250 0 H रुपीज़। इतना रुपए लग रहा है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि आपके पास टोटल जो कॉस्ट है वो 15,000 रुपीज़ लग रही है। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो हमारे पास लगी वो 2500 H लगी, और इधर हमारे पास 15,000 लगा। तो H की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी मेरे पास क्या, 15,000 डिवाइडेड बाई 2500। देखिए बच्चे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 0 कटी, ये 0 से 0 कटी, तो 25 ये बचा। तो जब 5 से काटेंगे तो 5, वैसे 25 6 जा होता है, तो 5 5 जा, 5 3 जा और 5 0 जा, 5 1 जा, 5 6 जा। इट मीन्स वॉट, H = 6 मीटर। मतलब हमारे पास जो हाइट आई है, हाइट ऑफ द वॉल कितनी आ गई हमारे पास, 6 मीटर। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट पैटर्न टू सोल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे फिर दोबारा एरिया की बात की है, इसलिए वो वीडियो फिर दोबारा से इंपॉर्टेंट बनती है जो मैंने चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। यस और नो।
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 24 का ये पार्ट करते हैं. देखिएगा क्या कह रहा है. बोल रहे 9x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz. देखिए आपके पास पूरे क्वेश्चन में एक नेगेटिव आ रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है. ट्रिक क्या, बस एक सोल्यूशन है. देखिए हमें एक चीज़ पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है, जो कि क्या होता है हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ठीक है, हमें ये फॉर्मूला पता है. सो अब मेरी बात ध्यान से सुने. देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पर दो नेगेटिव है ना, तो इसमें देखो कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, y और z, x और z. तो इन दोनों में से कौन सा एक अल्फ़ाबेट ऐसा है जो कॉमन है. z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी. इट मीन्स z जो है वो हमें नेगेटिव मिलने वाला है. समझो मेरी बात. 9x², इसका मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूँ 3x का होल स्क्वायर. 9 मीन्स 3 और x का होल स्क्वायर अच्छा 4 है. सो क्या मैं 4 का लिख दूँ 2y का होल स्क्वायर. यस, मैंने क्या कहा कि z हमारे पास हुआ नेगेटिव आने वाला है. सो इट मीन्स वॉट 16z². सो देखिएगा ऑब्वियस है बीच में प्लस आने वाला है, लेकिन बीच में आ जाएगा माइनस का 4z का होल स्क्वायर. ये नेगेटिव आएगा हमारे पास. माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, z का स्क्वायर z² होगा. लेकिन इसका यूज़ कहाँ होगा अब समझ में आएगा आपको. प्लस 2ab. सो 2a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 3x, b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2y है ना. ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये c का काम करेगा. प्लस 2bc, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2y, c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 4z है ना 4z. प्लस 2 c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 4z और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x. सो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वही तो बनने वाला है. इसी से हमने ये बनाया, चेक कर लो. 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12xy. 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 बीच में माइनस है तो yz आ गया. 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 भी हमारे पास आ गया और माइनस भी हमारे पास आ गया. तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना किस चीज़ का बना, 3x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर बन गया. बोलो यस और नो. सो क्वेश्चन को करने का तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन करते कैसे. अदरवाइज आप ऐसे माइनस में कंफ्यूज होते ही रहोगे. मैंने क्या बताया कि सिर्फ आपको ये देखना है कि दोनों जहाँ पर माइनस है वहाँ पे कौन सा एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो दोनों जगह कॉमन है. z है हमारे पास कॉमन, तो z को हम क्या रखेंगे नेगेटिव रखेंगे, बस. क्लियर है. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 25 पर. सो क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं. बोला द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल. देखो हमारे पास एक बॉल है, वो भी मेटल की है, 4.2 सेंटीमीटर. तो सबसे पहली चीज़ आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है. सो हमारे पास जो डायमीटर गिवन है बच्चे वो है 4.2 सेंटीमीटर. इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, देखो डेंसिटी गिवन है, लिख देना डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल. आप एक चीज़ अच्छी तरीके से जानते हो कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ये चीज़ जानते नहीं जानते, आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ पता होगा तभी. वैसे नहीं पता हो ना, अगर थोड़ा सा बच्चे में कॉमन सेंस तो भी कर देगा. कैसे, यूनिट्स से. ये ग्राम क्या होता है मास, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है वॉल्यूम. तो कभी भी अगर आपको फॉर्मूला भूल जाओ कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम अपॉन मास होता है, क्या होता है मास इंटू वॉल्यूम होता है. तो प्लीज़ आप यूनिट्स देखकर आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. डेंसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8.9, लेकिन ग्राम में है. मास की वैल्यू क्या है वही तो हमसे पूछा है. और वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम किसका, इस बॉल का. बॉल कैसी है स्फेरिकल. तो बच्चे वॉल्यूम हमारे पास स्फेयर का क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. जब डायामीटर 4.2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आधा, मतलब 4.2 का आधा मतलब 2.1 सेंटीमीटर. ठीक है. सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब. सो मास निकल जाएगा मेरे पास कैसे, जब मैं 8.9 में 4/3 पाई आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, ये पूरी टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो सो 8.9 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब. आर का क्यूब मतलब क्या है कि आपके पास आर की वैल्यू है 2.1. सो 2.1 का क्यूब मतलब 2.1 मतलब 2.1 और माइनस 2.1 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने. ये क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा. वो भी ग्राम के अंदर निकलेगा क्योंकि ग्राम में है हमारे पास ये यूनिट. तो सोल्व कर दीजिएगा. तो थोड़ा सा इजी में सोल्व करने की कोशिश करें. तो इस डेसिमल को मैं नीचे कर दे रहा हूँ. तो 89/10 इंटू में 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 21/10. वैसे करने की ज़रूरत नहीं है इतना कुछ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़, ठीक है, ताकि
कमेंट ज़रूर करना अगर कुछ भी चीज़ आपको चीज़ें लग रही हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को ऐसे बताया जा सकता है, कुछ भी। 7 3 3 बन जा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कट रहा है क्या? 2 से आप चाहो तो काट सकते हो, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो 10 है वो हमारे पास बना रहे, ताकि हमें जब डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। देखो जब भी हमारे पास 10 हो ना तो प्लीज़ आप उसको एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 तो कहीं भी नहीं आएगा, 5 का मल्टीपल तो लास्ट में 10 को हम कुछ नहीं डेसिमल में लगा देंगे। सो हमें मेन जो काम है वो हमारे पास ये है कि 89 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 22 से मल्टीप्लाई करना है, और 21 से, और इस 21 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 4 इसको हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर किसके अंदर आ जाएगा? ग्राम के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? ग्राम के अंदर। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, 9 मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 356, 22, और 21 को 21 से करोगे तो 441 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। आराम से बैठ के इसको सोल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन कंप्लीट। आंसर बस ग्राम में आ गया, याद रखना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ग्राम था। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 25। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर, किसके बच्चे ने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया होगा तो 1000 से डिवाइड कर देना, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चे। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। सो 26 इन द गिवन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस, देखो आपके पास एक डायग्राम गिवन है, बोल रहे कि आपके पास ये लाइन है, एक लाइन कुछ ऐसी है, एक लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? पी, ये आर, ये टी, ये एस और ये क्यू। क्या मैं कह दूं कि इन गिवन फिगर पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखो पी आर टी ये हमारे पास 40 डिग्री है, आर पी टी 95 डिग्री, आर पी टी ये 95 डिग्री है, एंड टी एस क्यू 75, टी एस क्यू ये हमारे पास 75 डिग्री है। बोल रहे फाइंड एस क्यू टी, एस क्यू टी, देखो ये एंगल निकालना है। क्लियरली हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर जो सम होता है 3 एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। तो इस ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल पी आर टी, सो इन ट्राइंगल पी आर टी, कैन आई से दैट व्हाट? पी आर टी ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल सम इक्वल 180 डिग्री होगा। लिख दो यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स, देखो जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए ना सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका यही होता है। ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री। सो क्या मैं कह दूं कि एंगल पी, पूरा एंगल लिख दीजिए जो भी आप, आर पी टी प्लस पी आर टी प्लस पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो आर पी टी कितना है हमारे पास? आर पी टी 95 डिग्री, पी आर टी मेरे पास 40 डिग्री, और पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल पी टी आर कितना हो जाएगा? इस 95 और 40 को उधर ले जाओ तो 95 एंड 40 हो जाएगा 135, तो इसको उधर ले गए तो ये बन गया हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री बन गया। सो एंगल पी टी आर हमारे पास आ गया 45। तो जब हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल निकल गया। जब ये एंगल नहीं, देखो ये एंगल निकल गया तो ये भी निकल गया, फिर इस ट्राइंगल में ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा, सिंपल। सो वी नो दैट कि एंगल पी टी आर दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल एस टी क्यू। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं, सो ये एंगल 45 डिग्री का तो ये भी तो 45 डिग्री का हो जाएगा, तो एस टू की भी 45 डिग्री का। अगेन वी नो दैट इन ट्राइंगल एस टी क्यू, यही बात लिख देना वापस से, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल्स इज 180 डिग्री। सो क्या मैं कह दूं कि एंगल, देखो इस एंगल को लिखेंगे फिर इसको, तो एस टी क्यू ये वाला एंगल हो गया, टी एस क्यू हो गया, और एस क्यू टी हो गया। तो एस टी क्यू कितना हो गया मेरे पास? 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री हो गया। टी एस क्यू कितना हो गया मेरे पास? 75 डिग्री हो गया। और एस क्यू टी ही तो हमें निकालना है, ये तो 45 डिग्री हो गया ना, तो हमें एस क्यू टी ही तो निकालना है, तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आई थिंक दिख रहा होगा, तो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करके उधर भेज दो, तो 40 और 70 110, 5 और 5 10, तो 120 डिग्री हो गया।
तो एंगल एस क्यू टी हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 180 में से 20 गया तो 60 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होप सो आपको आज का पेपर पसंद आया होगा। पेपर का लेवल आई थिंक सो मॉडरेट था, मॉडरेट भी नहीं तो मैं इजी कहूँगा, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर जो अच्छे क्वेश्चंस थे आपके पास, ये वाले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था जो हमारे पास 3 मार्क्स के थे। ठीक है बच्चे, सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि आपको पास पेपर का पैटर्न पता चले, लेवल पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो बाकी जो चैप्टर्स हैं, किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट आता है, सपोज चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट प्रोबेबिलिटी तक, तो आप उस चैप्टर का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको उस चैप्टर की वीडियो बनाकर दे दूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कभी, और तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय।